हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया, मुझे बहुत खुशी है। आप इस वीडियो को देखने के लिए आतुर हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत अच्छा अनाउंसमेंट देने वाला हूं। और उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक, नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। ये वीडियो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप सपोर्ट बना के रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियोस आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं वेक्टर, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमने देखे थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर तक पढ़ा था, तो आज इस क्लास में हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद, क्वेश्चंस में आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहा हूं। ऐसा कोई खास क्वेश्चन अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें कराए जा सकते हैं, बट जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फिर उन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ाने के बाद आपको 5 स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको इससे अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा, जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। जी हाँ, अभी भी वेक्टर के टाइप बचेंगे। यूनिट वेक्टर के बाद अभी 2-3 तरीके के वेक्टर के टाइप और पढ़ाने हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, एक्सियल वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, पोलर वेक्टर, ये 3 वेक्टर और मुझे आपको पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद हमारा ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का कंटेंट जाके आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर की फिर ढेर सारे क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं साथ में, तो वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको जितना अभी तक पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस प्लस स्पेशल 5 पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर, दैट इज L2 फॉर वेक्टर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के रिमेनिंग जो पोर्सन है वो प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों देखो, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चल रहे थे, तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। तो आपने उम्मीद है कि लेक्चर 1 के बाद ही आप लेक्चर 2 देख रहे होंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन साउथ, ठीक है। अब मैंने फोर्स लिखा, तो ऐसे केस में अब मैं इस फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा। देखो भाई, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया प्लस डायरेक्शन बता दी, तो ये वेक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा। देखो, मैं इसको कर सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अच्छा, अब साउथ के लिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं सपोज साउथ के लिए एफ कैप लिख देता हूं। तो मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये जो एफ कैप है, हालांकि देखो मैं आपको बता देता हूं, जो स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉर्थ के लिए क्या यूज होता है, वेस्ट के लिए क्या, ईस्ट के लिए क्या, साउथ के लिए क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए क्या, वो सब मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। मैंने यहां पर 5 न्यूटन साउथ लिखा, तो अब मुझे इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताना है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, केवल यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। तो 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एक वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। मैंने ये एफ कैप लिखा है, एफ के ऊपर कैप लगा दिया। अच्छा, ये जो एफ कैप है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है साउथ की डायरेक्शन। आपको बताना पड़ेगा ये साउथ है। हालांकि मैं अभी आपको स्टैंडर्ड नोटेशन समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। रुको, ये हो गया है ना। अब पहले मैं और आगे बढ़ने से पहले आपको पहले स्टैंडर्ड नोटेशन समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलो, तो आप हेडिंग डाल लो, बेशक से हेडिंग डाल लो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। आप हेडिंग डाल लो प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी आगे के लिए। ये हमेशा आपको पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। देखो यार, अगर मैं बात करूं, मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, मैं ऊपर वाली को वाई और इसको जेड मान रहा हूं। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये वाई एक्सिस ली, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, और मैंने जो आपकी तरफ आ रही है वो वाली जेड एक्सिस ले ली, ठीक है ना। तो एक्स, वाई और जेड, मैंने 3 एक्सिस ले ली, 3 डायमेंशन फिगर है। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो देखो, जो एक्स एक्सिस है अगर वो पॉजिटिव साइड में है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्लस आई कैप। प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और माइनस एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली माइनस आई कैप यूज़ करूँगा, है ना। वाई एक्सिस के लिए क्या, प्लस वाई एक्सिस के लिए क्या यूज़ करूँगा, जे कैप। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो पूरी फिजिक्स में यूज़ होते हैं। हर कोई इनको यूज़ करेगा, हर किताब में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिससे किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। प्लस जेड एक्सिस के लिए क्या यूज़ करूँगा, के कैप।
और माइनस जेड एक्सिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस के कैप। सिंपल सी बात। तो मैंने आपको हमेशा बताया जो कैप वाली फिगर होती हैं, या फिर आप ऐसे समझो जो भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका सिर्फ एक काम होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है, डायरेक्शन को बताना। तो आई कैप अगर आपने किसी भी, जैसे मैंने अभी वहाँ पे एग्जांपल लिखा था जो अभी रफ किया है, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन साउथ, तो मैं उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 5 न्यूटन साउथ का मतलब क्या है? अगर आप देखो तो नॉर्थ और साउथ नीचे की तरफ आता है, यानी कि प्लस वाई नीचे माइनस वाई, तो इसका मतलब मैं माइनस जे कैप लिखता हूँ उसमें, 5 न्यूटन माइनस जे कैप। तो उससे मुझे पता चल जाता कि ये जो फोर्स है वो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड में है और इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है। तो होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ के इससे आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो एक फिगर बना लो, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। आप ऐसे बना लो, सिंस एक्स वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, अगर तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और जेड एक्सिस इधर की तरफ है तो वो भी 90 डिग्री पर है। दोनों से ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए आई कैप भी परपेंडिकुलर होगा जे कैप के, ये भी परपेंडिकुलर होगा के कैप के। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझ लो, ऊपर की तरफ अगर आपका नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इधर की तरफ ईस्ट है और इधर की तरफ वेस्ट है, तो नॉर्थ की तरफ आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ आपका प्लस जे कैप हो जाएगा, प्लस, है ना। साउथ की तरफ माइनस जे कैप हो जाएगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस हमने लिया था तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई कैप, और ये हमने वाई एक्स माइनस एक्स एक्सिस लिया था तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। अब इसमें बचा के कैप। देखो जो जेड एक्सिस है वो बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिज्म अगर आपने पढ़ा है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है पहले कभी ज़िंदगी में, या फिर आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ बाहर की तरफ दिखानी है तो आप डॉट लगा देते हो, आप एक एरो की तरह समझो, है ना। तो एरो की तरह ये समझो कि ये मान लीजिए उसका बाहरी पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये जो एरो है बेसिकली, ये एरो आपको बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको दूर से डॉट दिखेगा। तो मैं जब भी ऐसे लिखूंगा, ऐसे ब्रैकेट में मैंने डॉट लगा दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से ये हो जाएगा आपका प्लस के कैप। अब एक अंदर की तरफ भी जा रहा होगा, अगर ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है, अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये अब अंदर की तरफ जाएगा। तो आप यहां से देखो, जब मैं इसको दूर से देखूंगा तो मुझे ये अंदर की तरफ दिखेगा, मैं इसको क्रॉस बना सकता हूं। ठीक है, तो हम अंदर के लिए क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, इन द सेंस अगर हमें कोई भी चीज बोर्ड के अंदर दिखानी है डायरेक्शन, तो हम उसके लिए क्रॉस का साइन यूज करेंगे, जब हमें बोर्ड के बाहर दिखानी है तो हम डॉट का साइन यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बनाने की कोशिश करी है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो फिर आपको समझना बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और फिर इसको रफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहां पर जैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रुकिए। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर ले लिया ए, ये मैंने 10 मीटर ले लिया। ठीक है, मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया बी, ये मैंने 10 न्यूटन ले लिया। ठीक है, ये मीटर है, ये न्यूटन है, ध्यान रखना दोनों में, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने एक और वेक्टर ले लिया, वेक्टर सी, ये मैंने 30 न्यूटन मीटर ले लिया। न्यूटन इंटू मीटर है वो, है ना, ऐसे समझने की कोशिश करो। एक वेक्टर मैंने ले लिया डी, जो आपका 2 मीटर है, और एक वेक्टर मैंने ले लिया ई, जो आपका सपोज 10 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे भी आप कैप लगा दो, एरो लगा दो। तो मैंने आपके यहाँ पर 5 वेक्टर लिए। ठीक है, कौन कौन से? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ये डी है। तो अब आपको यहाँ क्या बताना है? आपको रिलेशंस बताने हैं। रिलेशंस कैसे बताओगे? मैंने आपको अभी डिफरेंट टाइप के वेक्टर समझाए पिछले लेक्चर में। क्या समझाया मैंने? सबसे पहला बताया पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोइनिशियल, है ना, इस तरीके से कॉनकरेंट वेक्टर,
तो मैंने आपको अलग अलग वेक्टर समझाए, तो अब आपको रिलेशन बताने हैं। रिलेशन कैसे बताओगे, ए और बी में क्या रिलेशन है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन प्रॉपर, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। पहला रिलेशन आपको बताना है ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब ए और बी कैसे वेक्टर हैं, है ना। जैसे कोप्लेनर है, को इनिशियल है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इक्वल है, अपोजिट है, क्या है इनका टाइप क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है, आप ए एंड सी के बारे में बता देना। तीसरे नंबर पे आप बता सकते हो ए और डी के बारे में। फिर आप ए और ई के बारे में बता देना, ठीक है। फिर आप बी और सी के बारे में बता देना। फिर आप बी और डी के बारे में बता देना। फिर आप बी और ई के बारे में बता देना, ठीक है। फिर आप और ले लो, अब इसमें आपका सी और ई के बारे में बता सकते हो, ई और सी, ठीक है। और बाकी तो एक ही बात है वो, है ना। और फिर आप एक रिलेशन बता देना सबका, ए बी सी आपस में सबका क्या है, ए बी सी डी एंड ई, इन सबका आपस में सबका रिलेशन क्या है, ये आप बता देना। तो ये आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद अपनी रफ कॉपी पे इसका आंसर लिखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा लेक्चर देखने का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश करी होगी। इसके आंसर देखते हैं। देखो भाई, ए और बी, अगर आप ए और बी को देखें तो ए की डायरेक्शन किधर की तरफ है, ए की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ है, ऐसे डायरेक्शन है। और बी की उल्टी डायरेक्शन है, मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अपोजिट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो अपोजिट वेक्टर के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन ये न्यूटन है, ये मीटर है। तो मैग्नीट्यूड के दो फैक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए यूनिट भी सेम होना जरूरी है। तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये अपोजिट तो हो नहीं सकते, लेकिन ये एंटी पैरेलल जरूर हैं। तो ये ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। क्या इनमें कोई और भी रिलेशन है कौन सा, कोप्लेनर। अगर आप देखें तो ये एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपका एंटी पैरेलल एंड कोप्लेनर भी हो जाएगा। एक ही प्लेन के अंदर क्यों है, तो देखो मैंने आपको हमेशा एक लाइन बताई थी पिछले लेक्चर में कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि यार कोप्लेनर क्या है, एक प्लेन मतलब दो एक्सिस से बनने वाली चीज। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या एक्स और जेड आपस में एक प्लेन बनाते हैं, तो उन प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर आएंगे वो सब कोप्लेनर होंगे। अब दो वेक्टर आपके मिला जुला के दो ही एक्सिस पर आ सकते हैं। देखो मान लो हो सकता है कि वेक्टर ए ऐसे हो जाए एक्स एक्सिस पे, और वेक्टर बी आपका ऐसे हो जाए वाई एक्सिस पे, तो भी ये एक ही प्लेन में आया। हो सकता है कि दोनों ही एक्स एक्सिस पे हो जाए, क्योंकि ये तो एंटी पैरेलल है। तो देखो ये तो दोनों ही एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मान सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, घुमा फिरा कर ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। ए और सी की अगर मैं देखूं तो देखो इनका भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में अंतर है। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये इक्वल और अपोजिट तो हो नहीं सकते। पैरेलल है क्या, देखो ये पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये पैरेलल है। क्या ये कोप्लेनर है, हाँ बिल्कुल कोप्लेनर है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। अच्छा, ए और डी देखो यार, ए और डी का अगर आप देखें तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा होगा दूर दूर तक। ए आपका ऐसे है और डी आपका ऐसे है। तो ए और डी में ना तो ये पैरेलल है, ना ये एंटी पैरेलल है, ना ये इक्वल है, क्योंकि देखो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग है ना। ये छोटा है वो बड़ा है ना, ये 2 मीटर है वो 10 मीटर है। तो इसका मतलब इनका क्या रिलेशन हो सकता है, अगर आप देखें तो ए और डी का जो रिलेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, ए और डी का सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है कि ये कोप्लेनर हो सकते हैं, केवल और केवल। क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि दो वेक्टर कभी भी 3 एक्सिस पे नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका सिर्फ एक ही रिलेशन है कि ये केवल और केवल प्लेनर है। आगे बढ़ने से पहले आप सी और डी का रिलेशन देखो क्या है। मैंने इसमें सी और डी ऑप्शन नहीं लिखा है, तो मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, है ना। 11th वाला क्वेश्चन है सी एंड डी का रिलेशन। तो अगर आप सी और डी का रिलेशन देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये कौन से वेक्टर हैं, को इनिशियल, है ना। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, को इनिशियल। एंड ये कोप्लेनर है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब ए और ई की बात करें
तो ए ये है और ई ये है। अगर आप देखें तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और इसका भी 10 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब अच्छा मैग्नीट्यूड सेम है, एक आपका ऐसे है तो दूसरा इसके अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। एंटी पैरेलल हो गए ए और ई आपके। साथ में ये क्या है, एंटी पैरेलल भी हैं और साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये अपोजिट भी है ना। अपोजिट भी हैं, एंटी पैरेलल भी हैं और कोई रिलेशन, क्योंकि ये एक ही दो वेक्टर हैं केवल, तो कोप्लेनर भी होंगे। तो ये कोप्लेनर भी हो गया इनका रिलेशन आपस में, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पर कौन सा वेक्टर क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें डिफाइन करना है चीज़ों को, है ना। देखो इससे आपको क्या क्लियर हुआ, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं वो आपके अपोजिट भी हो सकते हैं। आप ऐसे समझो, उल्टा समझ लो, दो वेक्टर जब अपोजिट हैं तो वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। क्यों एंटी पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के, क्यों? देखो यार, एंटी पैरेलल कौन से वेक्टर होते हैं? एंटी पैरेलल वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, अपोजिट है डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा इसके अपोजिट होना चाहिए, तो ये अब एंटी वेक्टर हो गए, है ना। लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, ये तो भी एंटी वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे आपने एंटी वेक्टर बोला। लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो ये फिर अपोजिट भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, इक्वल और अपोजिट। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम डायरेक्शन होती है। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये एंटी पैरेलल तो है, लेकिन साथ में इनमें एक और स्पेसिफिक कैटेगरी आ गई, ये अपोजिट भी हैं। तो इसका मतलब है ये एंटी पैरेलल भी हैं, अपोजिट भी हैं, कोप्लेनर हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि दो वेक्टर अगर अपोजिट हैं तो वो एंटी पैरेलल भी होंगे हमेशा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं वो हमेशा अपोजिट हों। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल को अपोजिट होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का होना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे समझ के देखो, अगर मैं ए और बी के बारे में बोलूं तो ए और बी आपके कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, इसका 10 मीटर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। आप देखो, सिर्फ 10 और 10 को मत देखो, क्योंकि 10 और 10 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन 10 के आगे क्या, अगर मैं कहूं, आप ऐसे समझ के देखो, 10 आवर मतलब 10 आवर और 10 सेकंड, क्या 10 सेकंड और 10 आवर बराबर हो गए? आगे 10 है तो नहीं, उनके जो पीछे यूनिट है उससे डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड, है ना। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बी और सी देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसी अपोजिट है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए एंटी पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग है, तो लेकिन ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, 180 डिग्री पर हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इसका आंसर एंटी पैरेलल एंड कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में है, दो वेक्टर है ना, इसलिए। बी और डी देखो, बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, तो ये आपका कोप्लेनर हो जाएगा। अगला है बी और ई। अब देखो यार, बी का 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, इसका 10 मीटर है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप देखो इनमें फायदा क्या है, बी और ई में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फिर क्या होंगे, पैरेलल। तो मैं यहां पे लिखूंगा बी और ई के लिए पैरेलल एंड कोप्लेनर, क्योंकि दो वेक्टर हैं तो कोप्लेनर तो होना तय है। सी और ई, अब ये देखो यार, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब, लेकिन ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, है ना। तो ये हो जाएगा एंटी पैरेलल, और कोप्लेनर तो होगा ही होगा, क्योंकि दो वेक्टर हैं। अगला है ए बी सी डी ई। इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, है ना, इस बोर्ड के प्लेन में हैं, ठीक है। आप देखो, बोर्ड के प्लेन को अगर इसको आप एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, तो ये सब कुछ एक्स और वाई एक्सिस में है, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर सारे वेक्टर बने हुए हैं। तो इनका क्या रिलेशन है, ये सिर्फ कोप्लेनर है, बाकी इनका और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे की चीज़ें। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है।
देखो ये क्वेश्चन कराने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, ये पेपर में डायरेक्ट नहीं आने वाले, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पूरी फिजिक्स में क्या समझोगे, नहीं समझ सकते कुछ भी। पहला क्वेश्चन है ए बी और बी, आपको बताना है क्या ए बी वैक्टर बी ए वैक्टर के मतलब बराबर होगा, आपको बेसिकली ये बताना है, ट्रू या फॉल्स, है ना। आपको वीडियो पॉज करनी है और अपनी रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन पहले आंसर लिखना है, फिर उसके बाद आप इसको देखना, तभी आपको फायदा मिलेगा, है ना। ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है, ऐसे ही समझ रहे हो। इसमें मॉड नहीं है, इसमें मैंने मोड लगा दिया, मोड मतलब मॉडुलस ऑपरेटर, जो मैंने आपको कल बताया था मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है, आई कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप। हालांकि मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा, इतने क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाना चाहिए मोटा मोटा, ठीक है। चलो, तो इन क्वेश्चंस को आप बताओ कि इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, आपको बताना है कि इसमें से ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है। आप इसमें एक और क्वेश्चन लिख सकते हो, आई कैप इज इक्वल टू 1, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। और भी मैं सोच लेता हूं कि इसमें और क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए और देखिए अपनी रफ कॉपी में कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैं तो बताऊंगा ही, फिर उसको तो करेक्ट कर ही लेना, लेकिन उससे पहले आप खुद करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, ठीक है। आप थोड़ा देख लो, मैं और सोच लेता हूं कि इसमें क्या और कोई क्वेश्चन पॉसिबल है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स वेरी इनफ फॉर यू, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो मैं बताना चाहता हूं। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्रू और फॉल्स अपनी रफ कॉपी में लिख लिए होंगे, उसके बाद अब आप इस सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए बी और बी ए क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखें अगर ए बी और बी ए के बारे में, तो देखो यार, अगर मैं ए बी को बनाऊं तो सपोज ये वेक्टर है मेरा ए और बी, यहाँ से मैंने ए लिया, यहाँ पे बी लिया, ठीक है। अब बी ए बी ऐसे हैं तो बी ए कैसे होगा, उल्टा होगा। अगर आप देखें तो बी यहाँ से होगा और ए यहाँ से होगा। अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है, दोनों की डायरेक्शन 180 डिग्री पर आ रही है। अब ए बी और माइनस ऑफ बी ए को देखो, माइनस ऑफ बी ए लगाने से क्या है कि बी ए वैसे तो ऐसे होता, लेकिन अगर मैं इसमें माइनस लगा देता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, असल में ये एक तरीके से माइनस लगा दिया, तो जब मैं इसको घुमा दूंगा तो ये ए बी और ए बी हो जाएगा, है ना, तो दोनों तरफ ए बी हो गया, तो इसीलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं, ए बी मॉडुलस है बी ए के, ठीक है, तो क्या ये बराबर हो सकता है? अगर आप देखें तो क्योंकि दोनों ही ए बी हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, और क्योंकि इसमें मोड लगा दिया तो डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मोड लगाने का मतलब सीधा सीधा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और क्योंकि दोनों ही वेक्टर इक्वल लेंथ के हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। आई जे के बराबर हो सकता है क्या? अगर आप देखें आई कैप और जे कैप, आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है प्लस एक्स एक्सिस को, जे कैप प्लस वाई एक्सिस को बताता है, ठीक है। तो अगर आप देखें आई कैप और जे कैप कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों ही यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है और वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और दोनों ही चीज इक्वल होंगी तभी हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर बराबर हैं। तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, अलग है, अपोजिट नहीं है, अलग है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको देखूं, आई कैप और जे कैप के आगे मोड लगा दिया, मोड लगाने का मतलब क्या है, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने मोड लगा दिया, और मोड लगाने का मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आप ऐसे समझो, मोड में आता है एम और मैग्नीट्यूड में भी आता है एम, जब जब मोड लगाएंगे तब तक केवल मैग्नीट्यूड को देखना है, ठीक है। तो यहां पर आई कैप इज इक्वल टू 1, अगर मैंने आई कैप इक्वल टू 1 लिखा तो ये सही है या गलत है?
डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई कैप इक्वल टू 1 ये वेक्टर है और ये स्केलर है। क्या एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर हो सकता है? क्या एक हाथी चींटी के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये वेक्टर है और ये आपकी स्केलर है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। आप अगर इसके मॉड लगा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉड है नहीं तो इसीलिए वो फॉल्स है। ठीक है, होप्स हो कि आपको स्टेटमेंट सारे समझ में आए होंगे। अब आप इजीली इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में घुस गए होंगे, पूरी तरीके से सेटल हो गया होगा, डायरेक्ट हो गया होगा आपको। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पॉसिबल है? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मान लो मैंने इस तरीके से दो वेक्टर ले लिए, एक ले लिया F1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ ले ली, एक ले लिया मैंने F2 इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मैंने ले लिया। ठीक है, फिर से आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इन्हीं वेक्टर का रिलेशन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, F1 इक्वल टू F2, है ना, F1 कैप इक्वल टू F2 कैप, इस तरीके से सेकेंड, है ना, F1 इक्वल टू F2। ये मैं सब क्या लिख रहा हूं? मैं बेसिकली ऑप्शंस आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस के। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे आपको बताना है F1 इज परपेंडिकुलर टू F2। आपको ये बताना है कि ट्रू है, गलत है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो एक दो क्वेश्चन और क्या पॉसिबल है। F1 मॉड इक्वल टू F2 मॉड। ठीक है, तो आपको ये कुछ क्वेश्चन हैं इसमें बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। आप इसमें देखिए कि क्या पॉसिबल है। मैं और सोच लेता हूँ कि क्या कोई इसमें और पॉसिबिलिटीज आ सकती है। इसमें और मॉड लगा देता हूँ तो एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो अब आप इसमें देखो, सोचो कि क्या इसमें से ट्रू है और क्या इसमें से फॉल्स है ना। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद आराम से सोचना है। ठीक है, F2 10 न्यूटन है, F1 दोनों ही 10 न्यूटन के हैं और बाकी ये क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसमें देख लेते हैं, मैं सोच लेता हूँ, तब तक आप इसको रफ कॉपी पे सॉल्व करो, ट्रू फॉल्स इसमें बताने की कोशिश करो। इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता है इसमें और शायद कोई खास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप चाहो तो एक और पॉसिबिलिटी कर सकते हो कि जो F1 कैप है वो परपेंडिकुलर है F2 कैप के। ठीक है, चलो अब तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, क्या इसमें आपका आंसर सही है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलो, तो अगर मैं F1 और F2 की बात करूं, मैं आंसर बताने से पहले ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको कर लिया होगा सॉल्व। ठीक है, चलो अब देखना, आपके आंसर मैच करना, देखना कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। F1 इक्वल टू F2, देखो यार, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मैंने इक्वल किया, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो F1 की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और F2 की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन तो अलग है, तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप, F1 कैप और F2 कैप। अगर आप देखें तो F1 कैप क्या बताएगा, F1 कैप बताएगा F1 वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर आप ये बात जानते हो कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 होता है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल डायरेक्शन की वजह से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। तीसरा, F1 इक्वल टू F2। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। आपने अगर लेक्चर 1 प्रॉपर देखा है तो आपको याद होगा कि हम मैग्नीट्यूड को किस तरीके से दिखा सकते हैं। हम मैग्नीट्यूड को या तो मोड लगा के दिखा सकते हैं या फिर हम इसको बिना किसी वेक्टर साइन के दिखा सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्योंकि बताया था, तो F1 और F2 एक तरीके से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो F1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, F1 और F2, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। अब अगला है, ये ट्रू है।
अब अगला है F1 मॉड इक्वल टू F2 मॉड। तो अगर आप देखें तो ये तीसरे जैसा है कुछ कुछ, क्योंकि मॉड लगाने का मतलब है आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। इसका भी 10 न्यूटन है, इसका भी 10 न्यूटन है। छठवें नंबर पे अगर आप देखें तो F1 का आप क्या देख रहे हो, F1 के कैप लगाया और उसका मॉड भी लगा दिया। एक तरीके से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, पता होगी कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यानी कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। अब 7वें नंबर को देखें तो F1 कैप F2 कैप के परपेंडिकुलर है। क्या सही बात है ये? अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने मॉड लगा दिया है। मॉड लगाने का मतलब मैं अब डायरेक्शन को नहीं देख रहा हूं, मैं अब किसको देख रहा हूं, मैं अब मैग्नीट्यूड को देख रहा हूं, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखें तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है कि अगर मैंने मॉड लगा दिया तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि आप मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो F1 कैप और F2 कैप एक दूसरे का बेसिकली परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सिंपल सी बात है, ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि F1 कैप और F2 कैप डायरेक्शन के हिसाब से ट्रू हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F2 को आप देखें तो 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो क्योंकि ये दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन, इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि आपको वेक्टर्स के साथ खेलना और आया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम अगर देखें तो मान लो ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं ये मेरी एक्स एक्सिस है और ऑब्वियस सी बात है वो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक्सेलरेशन ले लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी ले ली 10 मीटर पर सेकंड, और मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और मैंने यहां पर फोर्स ले लिया, और मैंने इधर की साइड में टॉर्क ले लिया 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर लिया है। अब आपको यहां पर क्या बताना है, अब आपको यहां पर बेसिकली बताना है डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ क्या ले लिया है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करो। आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टॉर्क कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बंद करके रफ कॉपी पे पहले लिखोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, सॉल्यूशन को लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अब इसको मैच करते हैं कि क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी में नहीं लिख रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फिजिक्स तब तक नहीं आएगी जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे। और डरोगे तो कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब क्लासरूम में मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो आपको डरने की जरूरत क्या है। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लो अभी भी, और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले रफ कॉपी पे करो। गलत होते हैं तो गलत होते हैं, दिक्कत क्या है। आप क्लास में थोड़ा ना बैठे हो कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी या मैं आपसे उठा के पूछ रहा हूं कि भाई बताओ क्या आंसर है, नहीं ना। तो गलत होंगे तो क्या हुआ, आपको पता तो चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो फोर्स हमारा कितना है, फोर्स है 5 न्यूटन। अगर आप देखें तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर क्या लिखा होगा पता है, इसका आंसर लिखा होगा 5 न्यूटन
माइनस जे कैप। ज़्यादातर बच्चों ने यह आंसर लिखा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। वाई? बिकॉज मैंने अब की बार ऊपर की तरफ वाई एक्सिस तो ली नहीं, मैंने तो जेड एक्सिस ली है। तो इसीलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, कभी भी गलती ना करें। तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर जेड एक्सिस ली है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 न्यूटन माइनस के कैप। देखो बच्चों, इट्स वेरी क्लियर। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके पीछे बेसिक सा एक पर्पज होगा। तो इस क्वेश्चन का पर्पज सिंपल था कि आपकी गलतफहमी को दूर करना और आपकी आंखों को खोलना कि भाई अटेंशन, सावधान, ये कंपटीशन है जिसमें 10-20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये कोई हलवा नहीं है कि जिसमें 5-6 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ भी करोगे, तुक्का मार के भी आ जाओगे तो भी सिलेक्शन होगा। नहीं, ध्यान रखना। एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ये रहा एक्सप्लोरेशन, देखो पीछे की तरफ है। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस अब की बार मैंने बाहर, बोर्ड के बाहर ली है, तो माइनस एक्स एक्सिस बोर्ड के अंदर हो जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे? 5 मीटर पर सेकेंड एक्सप्लोरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप। वेलोसिटी आपकी वाई कैप की तरफ है, प्लस वाई की तरफ। इधर अब की बार एक्स नहीं है, ध्यान रखना। 10 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप। टॉर्क कितना है? टॉर्क है ये 5 न्यूटन मीटर, लेकिन ये बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस पर है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? 5 न्यूटन इंटू मीटर, और ये हो जाएगा प्लस के आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो माइनस वाई की तरफ है, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलाम माइनस जे कैप। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका आंसर आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई भी गलती करी है तो आपका बेसिक्स अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। आप एक बार हेलो बच्चों ऐप पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में। इट वुड बी बेटर फॉर यू। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हेलो बच्चों ऐप को खोलें, वहाँ पर फिजिक्स क्वेश्चन बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होगी ज्वाइन बटन करने पर, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक इसलिए बनाई गई है, उसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वेक्टर के, अलग अलग चैप्टर्स के मिला के। तो आप वेक्टर में ये सिंपल बेसिक्स ऑफ वेक्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस कराने के बाद आपको 5 स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो 5 स्पेशल पॉइंट्स बताने की बारी आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको 5 स्पेशल पॉइंट्स में बताऊंगा। चलो बच्चों, अब हम 5 स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से 5 स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बोल रहा था, बातें कर रहा था। तो आप यहां पे डाल दो स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है? हालांकि आपको ये सारे पॉइंट ऑलरेडी पता है, सही बताऊं तो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, लेकिन सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना। देखो भाई, जो पैरेलल वेक्टर है उसमें थीटा 0 डिग्री होता है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। कितना भी बड़ा वेक्टर एक सेम डायरेक्शन में है तो वो आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन अगर उन्हें इक्वल बनना है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट पहला यही है कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल, ये पैरेलल लिखा है मैंने, डबल डंडा मतलब पैरेलल है ना। ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन उल्टा सही नहीं है। ठीक है ना, उल्टा सही नहीं है मतलब सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर तो 2 ऐसे वेक्टर भी हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट आप लिख लो, ऑल अपोजिट वेक्टर। ये भी आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था चीख के। ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए ऐसे साइन लगाते हैं, है ना, बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन इस केस में भी वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आपके अपोजिट वेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट,
वो सब एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट होंगे, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर ऐसे होंगे जिनकी लेंथ कम या ज़्यादा होगी, तो ऐसे केस में वो अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल हो या नहीं हो, मतलब आई मीन टू से अपोजिट तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एंटी पैरेलल होंगे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या हो सकता है, दो वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो ये मैंने आपको जो यहाँ पे मोटे मोटे वही पॉइंट्स बताए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस में पढ़ा दिए थे, तो होप्स हो कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये आज ये भी पढ़ाया था कि जो को इनिशियल वेक्टर होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स आर, आप यहां लिख सकते हो मे बी कोप्लेनर, को इनिशियल वेक्टर भी कोप्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मस्ट है कि सारे को इनिशियल कोप्लेनर ही होंगे हमेशा, क्योंकि को इनिशियल भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो एक पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है किसी वेक्टर की, तो ये भी तो को इनिशियल हो गए ना। देखो तीनों वेक्टर एक ही से हो रहे हैं, लेकिन इन सबकी एक्सिस अलग अलग है ना। तो को इनिशियल वेक्टर जरूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो, लेकिन हो सकता है कि कोप्लेनर हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक पॉइंट से, अब जैसे ये है, इस केस में देखो आप एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में तीनों वेक्टर हैं, तो ऐसे केस में ये को इनिशियल होते हुए भी कोप्लेनर है, तो मैंने इसीलिए मे बी लिखा है। ये यहां पर जो वर्ड है ना मे बी, ये आपको नोट करना चाहिए। मे बी मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। और अगला पॉइंट इसका वाइस वर्सा लिख दो कि कोप्लेनर मे बी को इनिशियल। ठीक है, और आप इसमें लिख दो, मैं इसमें ही लिख देता हूं 5वें पॉइंट की जगह, ये 4 पॉइंट में काम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है ना, मतलब वाइस वर्सा भी सही है इसका कि कोप्लेनर भी को इनिशियल हो सकते हैं। मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन कराया कि देखो ये कोप्लेनर है, ये आपके एक ही प्लेन में है, और ये आपके को इनिशियल भी है। देखो ये भी आपका एक ही प्लेन में है, को इनिशियल है। ठीक है ना, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का जो कंटेंट है, आज का जो लेक्चर है, आपको एकदम समझ में आया होगा, आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर के बचे हुए टाइप्स, क्या क्या, एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और साथ में पोलर वेक्टर, और ढेर सारे क्वेश्चंस ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, आज तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए, लेकिन अगले लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फुल ऑफ क्वेश्चंस होगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, आपने पूरी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और आपने देखा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये फ्री यूनिवर्सिटी है, फ्री कोचिंग है। हेलो बच्चों यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा फ्री क्लासेस लाता रहेगा, फ्री वीडियोस लाता रहेगा, आती भी रहेंगी, आती हैं और आती रहेंगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके लिए फ्री आती रहेंगी। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हेलो बच्चों के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन 2021, 2022, 23, 24 अलग अलग एग्जाम्स के ईयर के हिसाब से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं आपके लिए बेस्ट अवेलेबल कोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर। इन कोर्सेज के अंदर खास बात क्या है, जैसा कि आपने मेरी टीचिंग स्टाइल को देखा, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने खुद पढ़ाया है उसी टीचिंग स्टाइल में। हर चैप्टर में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हर टॉपिक की थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद थ्योरी के बाद उसमें क्या ट्रिक्स पॉसिबल हैं। क्योंकि देखो थ्योरी तो दुनिया पढ़ाती है, थ्योरी तो सब करा देते हैं, लेकिन ट्रिक्स के साथ थ्योरी पढ़ाना दैट इज माय स्टाइल। तो मैं अपने स्टाइल में उसको पढ़ाता हूं। तो उसके बाद थ्योरी के बाद आपकी ट्रिक्स, ट्रिक्स के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि एक एक चैप्टर में, बड़े से बड़े चैप्टर में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, इन चैप्टर्स के अंदर मैंने 200 क्वेश्चंस सिर्फ क्लासरूम के अंदर कराए हैं। कहीं भी ऐसा आज तक ना हुआ है और ना होगा कि 200 क्वेश्चन सिर्फ क्लासरूम के अंदर आपको कराए जाएं। और सोर्स क्या होता है क्वेश्चंस का, डीसी पांडे, एससी वर्मा, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नीट में आए हुए हैं, चाहे वो जेई में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक लेवल अप हो जाता है। तो ये खास बात होती है मेरे सारे कोर्सेज की। तो आप जब उस कोर्सेज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, मैं हर कोर्सेज
कोर्सेज में आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस कराता हूं। दिस इज माय स्पेशलिटी। तो आप यहां पर जब देखेंगे, आपने ये देखी वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो आपने देखी तो आपको मजा आया होगा। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप hellobaccho.com पे जाएं या हेलो बच्चों ऐप पर जाएं और वहां पर जाकर हमारे मिशन 2021, 2022 या 2023 अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ईयर वहां पर जाकर कोर्सेज को एनरोल करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह सामने आएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस, कोर्सेज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू अलग अलग कोर्सेज में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो कोर्सेज भी आप ओनली वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो केवल वीडियोस पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मिशन 2020, मिशन 2019 में बहुत अच्छा ट्रैक रोड हमारा रहा। मिशन 2020 में 5000 से ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट किया था, जबकि 2019 में आपके 4000 बच्चों ने इनरोलमेंट किया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर बार मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो अब की बार भी मैं चाहता हूँ कि हम इतने ही प्यार के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पर डेली बेसिस पर लेक्चर्स आएंगे, एक एक टॉपिक आपको पूरा कराया जाएगा, पूरी फिजिक्स आपको कराई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो तक हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि इतनी जल्दी YouTube पर सारी वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज़ हेलो बच्चों के कोर्सेज को एक बार ज़रूर देखें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बट लेकिन वो कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें केवल आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लेना ही आपके लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। आप एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक को तो आपको बहुत मजा आएगा। आप एकदम ऐसा फील करेंगे कि आपके लिए फिजिक्स एक बच्चों का सब्जेक्ट हो गया है। आपके लिए फिजिक्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी से भी इजी लगने लगेगा। मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उन हजारों बच्चों की बात मैं बता रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी है मिलके हेलो बच्चों ऐप के ऊपर। आप एक बार देखिए, आपको मजा आएगा। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, hellobaccho.com पे जाना है या हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आप इस कोर्सेज को ले सकते हैं। अच्छा, आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें, रोहित सर, ROHITSIR, रोहित सर कैपिटल में यूज करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे साथ जो जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखते रहें जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर आएंगी। साथ में आप हेलो बच्चों के प्रीमियम कोर्सेज में जाएं और वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान भी मैं देने वाला हूं। तो वहां पर क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई करना। आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ और अपना कॉन्फिडेंस एक लेवल अप करो और एग्जाम को फोड़ के आओ। थैंक यू।